तो ये सारी चीजें हुई। अब देखो, बहुत ज्यादा प्रेशराइज अंग्रेजों ने नहीं किया यहाँ पर सिराजुद्दौला को। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, अंग्रेज इस समय पर साउथ में कहाँ पर बिजी हैं? क्योंकि उनको वापस भी जाना था। वापस जाना था कहाँ के लिए? आपका कर्नाटिक वॉर के लिए। तो उनको डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार सिराजुद्दौला के पास एक आर्मी है और हम सिराजुद्दौला को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, अगर उसका ज़्यादा दमन हमने किया तो कहीं ये सिराजुद्दौला खुले तौर पर फ्रांसीसियों के साथ ना चला जाए। तो उसके लिए उन्होंने स्पेस रखा कि भाई इतना दमन भी ना हो। प्लस में सिराजुद्दौला भी इस संधि में आपका, बहुत बड़ा वॉर नहीं हुआ था यहाँ पर, सिराजुद्दौला भी इस संधि के लिए क्यों तैयार हो गया था? क्योंकि ये वो समय है जब उत्तर भारत में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे। भाई जैसे 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो वो आपका अहमद शाह अब्दाली का 8वां अभियान था। उससे पहले 7 बार वो भारत आया था। तो अहमद शाह अब्दाली उत्तर में आक्रमण करता रहता था, मुगलों पर भी खतरा रहता था, बंगाल बिहार पर भी खतरा रहता था, तो कहीं अहमद शाह अब्दाली इस इलाके में ना आ जाए। तो उसका ध्यान भी उस समय उस पर था, तो उन्होंने एक छोटी सी ट्रीटी साइन कर ली कि ठीक है, हम अभी आपस में संधि कर लेते। ओके, तो ये अलीनगर की संधि हुई, इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ध्यान हो कि फ्रांसीसियों से चंद्रनगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था 1757 में। तो 1757 में जब फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीना गया, तो फ्रांसीसियों की थोड़ी सी मदद कर दी आपका सिराजुद्दौला ने। मतलब खुले तौर पर नहीं की। जो अंग्रेजों को भय था कि वो कहीं खुले तौर पर मदद ना कर दे, वो नहीं की उसने। लेकिन थोड़े से कहते हैं, थोड़े बहुत सैनिक उसने भेजे। अब अंग्रेजों को यही मौका मिल गया कि तुमने तो इस ट्रीटी को ब्रीच कर दिया है, यानी कि तुमने इस संधि का उल्लंघन कर दिया है। और सिराजुद्दौला के खिलाफ उन्होंने एक युद्ध की घोषणा कर दी, जिस युद्ध को हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। तो एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताएं कि क्या प्लासी के युद्ध की जो बैक एंड की जर्नी है, कि क्यों हालात बने प्लासी की संधि के, प्लासी के युद्ध के, तो वो सब आप सब लोगों को क्लियर है, बताएं एक बार। तो क्या आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर कि भाई तुम फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हो, और फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हो, इसी आधार पर अब एक युद्ध होगा। क्या होगा? जिसको हम बोलेंगे आपका प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। मेरा आपसे प्रश्न है, प्लासी किस राज्य में स्थित है? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जून 1757 को। प्लासी पड़ता है आपका बंगाल में, और बंगाल में नदी बहती है भागीरथी, यानी कि हुगली। भागीरथी हुगली के किनारे, इस नदी के किनारे। सीजीएल मेंस में पूछा गया, 2022 प्रीलिम्स दोनों में पूछा। प्रीलिम्स, भागीरथी हुगली नदी के किनारे। और आपका कहाँ पर स्थित था ये? बंगाल में। बंगाल में ये युद्ध हुआ। और इसी युद्ध को हम मानते हैं भारत में अंग्रेजी शासन की, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कौन से बैटल, स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय विच बैटल? आप कहेंगे बाय विच बैटल, तो आप कहेंगे प्लासी के बैटल की वजह से अंग्रेजों को अपने पैर जमाने के लिए एक रास्ता मिला। कौन कौन से दो लोग हैं इसमें? तो एक तरफ मैंने बताया आपको, एक तरफ तो है इसमें सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला की सेनाएं। उस पर आरोप लगा ही दिया है कि भाई तुम तो फ्रांसीसियों के साथ हो। सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि इधर जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका कमांडर कौन था? कौन बता सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वह था आपका क्लाइव। क्लाइव की वजह से अंग्रेजी शासन कामयाब हुआ है। लीडरशिप किसकी थी? क्लाइव की। और 3000 की सेना थी इनकी, कुल 3000 की सेना। सिराजुद्दौला की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन लोग थे? नेतृत्व करने वाले कौन लोग थे? सिराज की तरफ से जो लीडरशिप थी वो थी, एक तो खुद सिराज था युद्ध के मैदान में, सिराजुद्दौला। एक इसके नाना का जो जीजा था, क्या नाम है उसका? मीर जाफर, मीर जाफर। और तीसरा व्यक्ति जो यहाँ पर था, सेनापति राय दुर्लभ।
इन सब के पास थी आपका जो सेना थी वो थी 50K, 50,000 की सेना, 50,000 की। अब 50,000 की सेना को 3,000 की सेना तो हरा नहीं सकती। क्लाइव बहुत मतलब कूटनीतिक व्यक्ति था, तो क्लाइव ने क्या बोला कि ठीक है, इसके लिए पहले देखो जब हम कल सिराजुद्दौला से लड़ेंगे तो कौन कौन सी दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा भैया सबको बताया गया, ग्राउंड मैप बताया गया, उसको समझना थोड़ा बारीक। तो उन्होंने कहा कि भाई ग्राउंड मैप क्या है, तो ग्राउंड मैप ये था कि सिराज के विद्रोही बने हुए थे इस समय पर हिंदू। सिराज के विद्रोही कौन बने हुए थे, वो हिंदू बने हुए थे। क्यों जी, क्योंकि मैंने कहा जो सेठ वर्ग था वो नाराज था इनसे, और अंग्रेजों ने क्या चाल चली थी कि अपने दस्तक का फायदा किसको उठाने देते थे, भारतीयों को, अपने दस्तक को बेच देते थे इंडियन जो साथी आपका बिजनेसमैन थे। अब उन भारतीयों को जब फायदा होता था तो सिराजुद्दौला ने उन पे जो है आपका रोक लगाई कि भाई इस तरह के दस्तक का दुरुपयोग ना हो। तो उससे क्या हुआ, भारतीय व्यापारी वर्ग या सेठ वर्ग जो है वो सिराजुद्दौला खिलाफ हुए। स्थिति एक तो ये थी। दूसरी स्थिति क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसके खिलाफ है, ये तो सब जानते हैं। जो ये मीर जाफर नाम लिखा हुआ, मीर जाफर, मीर जाफर ये अली वर्दी खान का जीजा था, और अली वर्दी के समय पर इस पर पोस्ट हुआ करती थी आपका मीर बख्शी, यानी कि सुप्रीम कमांडर, आर्मीज सुप्रीम कमांडर। जो सिराजुद्दौला की सेना है उसका सबसे बड़ा जो सेनापति है वो ये हुआ करता था, लेकिन इससे मीर बख्शी का पद छीन लिया गया। और मीर बख्शी का पद जब इससे छीन लिया गया तो ये इस बात से भी लेकर के खिलाफत था। और तीसरा, इसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत लालची व्यक्ति था, ये खुद भी सोचता था कि मैं बंगाल का नवाब मैं क्यों नहीं हो सकता। और इन्हीं घटनाओं का फायदा उठाया क्लाइव ने। क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने मीर जाफर से बातचीत की। उन्होंने कहा भैया चलो ठीक है, तुम एक बात बताओ चाचा, तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो। ने कहा ऑफ कोर्स हम बनना चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो तो कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। बोला हम क्यों मानेंगे तुम्हारी शर्त। बोले तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे ना, हाँ तो मान लेंगे। बंगाल के नवाब बनने के लिए कोई भी शर्त है वो मंजूर है। तो उन्होंने क्या क्या उससे कहा, एक तो उन्होंने कहा भैया अगर हम तुमको बंगाल का नवाब बना दें तो तुम 1 करोड़ रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। बोला मंजूर है, थोड़े बहुत और फालतू चाहिए तो वो भी दे देंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जितने भी यहाँ पर यूरोपीय व्यापारी काम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, उन लोग जो हैं 50 लाख जो बाकी यूरोपीय व्यक्ति हैं, काउंसिल वगैरह के लोग हैं, उन सबको दोगे। बोला ठीक है मंजूर। अच्छा, जो भारतीय व्यापारी नाराज हैं अभी तक वो हमारे साथी हैं, 20 लाख हिंदू व्यापारियों को दोगे, यानी कि भारतीय व्यापारियों को दोगे, भारतीय व्यापारियों को। मैंने कहा ठीक है ये भी मंजूर है, और बताओ। बोले और बताओ नहीं, ये साथ तुम्हारा दबी देंगे जब तुम्हें मंजूर होगा, और साथ में अभी हम सिराजुद्दौला से लड़ेंगे तो युद्ध का भी एक खर्चा होगा। बोला ठीक है ये भी मंजूर है। तो उसने सब कुछ मंजूर कर लिया। और इस मीर जाफर और क्लाइव इन दोनों की बातचीत करवाने वाला था सेठ अमीचंद। कौन है बिचौलिया, सेठ अमीचंद। अब सेठ अमीचंद ने बातें तो शुरू करवा दी, उसको इतनी डील मंजूर हो गई। बिचौलिया कौन है, मीडिएटर था, मीडिएटर, बिचौलिया था इन बातों को कराने वाला सेठ अमीचंद। बोला हम करेंगे बात मीर जाफर से, हमारे दरबार में लोग हैं, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। सेठ हमीचंद। अब जब इनकी बातें फाइनल प्रोसीडिंग की तरफ बढ़ गई तो सेठ हमीचंद ने देखो क्या किया। उसने बोला कि भैया देखो बात ऐसी है, तुम्हारी कुछ भी डील साइन हुई हो ना हुई हो, अब सारी बातें हमको पता है। हम अभी जा रहे हैं सिराजुद्दौला के पास में, और सिराजुद्दौला को जाकर के मैं सारी बात बताऊंगा। उसे पकड़ लिया एकदम से, उसकी धोती पकड़ ली। सर भाई तू क्या करता है यार, कमाल, कहाँ जा रहा है। बोला नहीं सारी बातें मेरे साथ। बोले तूने ही तो करवाई हैं। तो बोला उस बात से क्या मतलब है, मैं भी सिराजुद्दौला को बताऊंगा जाकर के ये बात, तुम्हारा देखो फिर क्या हाल करता है वो। उन्होंने कहा भाई फिर तू मीटिंग ही क्यों करवा रहा था हमारी, हमारा बिचौलिया क्यों बना। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा बिचौलिया इसलिए बना कि तुम ऐसी बातें करो और बाद में मैं तुम्हारे ऊपर एक शर्त थोपूं कि जब तुम ये युद्ध जीत जाओगे, जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाएगा, तो जितना भी नवाब के पास में पैसा उसके अंदर मिलेगा वहां पर जाकर के उसके आवास पर, उसका 50% तुम मुझे दोगे।
और साथ में अलग से 30 लाख रुपए की एक गारंटी चाहिए मीर जाफर की तरफ से। उनका तो दिमाग एकदम से, यार ये क्या आदमी है, चालाकियां कर रहा है। तो फिर क्लाइव ने थोड़ा सोचा, क्लाइव चालाक आदमी है, क्लाइव ने सोचा थोड़ा सा, यार चलो एक काम करते हैं। तो क्लाइव ने दो पेपर बनवा लिए, एक सफेद कागज जिस पर संधि ये लिख ली 30 लाख प्लस 50% वाली सही तरीके से ये मांग रहा है, और एक झूठा भी उसका तैयार करवा लिया लाल कागज पर जिस पर फर्जी साइन कर दिया, और बाद में इसको अमीचंद को कुछ नहीं दिया उन्होंने, फर्जी कागज दिखा दिया उसको बाद में, देखो ये वाला, इस पर तो कहीं साइन ही नहीं है, एक पे साइन करा ली एक पे नहीं कराए। तो ये हाल हुआ। तो कहने का मतलब है जब ये युद्ध हुआ तो ये जो मीर जाफर था ये तो बिक चुका था, तो इसीलिए मीर जाफर को बोलते क्लाइव का गीदड़। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो 50,000 की सेना थी और ये राय दुर्लभ, ये दोनों बिक गए, दोनों के दोनों ने सेनाएं अपनी लगभग ये 20,000 की सेना, 25,000 की सेना को लीड कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला को पता चल गया बीच युद्ध में ही, भैया जो तेरे साथी है ना वो तेरे साथ नहीं है। तो सिराजुद्दौला बीच युद्ध में से भाग गया यहाँ से, इसमें कुछ नहीं हुआ था, इधर से लगभग 40-50 लोग मरे थे और उधर से आपका 100-150 लोग मरे थे, कोई युद्ध ही नहीं है वैसे तरह का, इतनी बड़ी सेना जा रही थी। तो सिराजुद्दौला जब भाग गया तो उसके पीछे भागा मीर जाफर का बेटा जिसका नाम है मीरन, और उसने सिराजुद्दौला को ढूंढा और सिराजुद्दौला की गर्दन काट दी। तो मैं फाइनल रिजल्ट आपसे पूछूं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, जीत हुई, हाँ या ना, किसके नेतृत्व में? और जो बंगाल का नवाब इनके खिलाफ था सिराजुद्दौला, उसको मार दिया गया, और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था मीर जाफर से उसको बंगाल का नवाब बनाया। तो अब मुझे बताइए, बंगाल को आपका इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। इसके बाद में क्या था, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मुझे बताओ कौन से नंबर का नवाब बना है, ये तुम देखते रहना। मीर जाफर को इन लोगों ने 1757 में सिराजुद्दौला के बाद में गद्दी पर बिठाया, और 1700 स्थिति ये आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बिठाया, ये उनका पपेट है, कठपुतली है। स्थिति ये थी कि इसको अपने बर्तन तक बेचने पड़े ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देने में। इसके सिर में दर्द रहने लगा। अंग्रेजों को इसने एक बार 72 लाख रुपए दिए, एक बार 16 लाख दिए, एक बार 15,99,000 रुपए दिए, यानी कि 16 लाख दिए। तो 72 प्लस 16 प्लस 16, तो कितने हो गए टोटल बता, 1 करोड़ से प्लस पैसा हो गया। नहीं, 72 और 16 कितने हो गए, 88, 88 और 16 आपका 1 करोड़ 4 लाख। 1 करोड़ देने थे से ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन इसके बाद भी हिसाब बना करके कहा ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्लाइव ने कहा कि भैया अभी 25 लाख रुपए और बकाया है, 25 लाख और देने हैं। और बेचारे ने बहुत कुछ बेच दिया, तो इतना स्थिति इसकी खराब हो गई कि इसके पास अब देने को कुछ नहीं बचा। और साथ में अंग्रेजों ने एक काम और कर दिया था इसका, इसके आसपास 6,000 की अंग्रेजों की सेना और स्थापित कर दी थी। 6,000 उनकी, ऐसे समझो, निगरानी में रहता था। तो हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं। और साथ में अंग्रेजों ने भी देख लिया कि भाई ये जो मीर जाफर है हमसे छुटकारा पाना चाहता है, और ये एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। मतलब अंग्रेजों की भूल हुई इसको गद्दी पर बैठाना, जैसे उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ ये हमारे लिए काम करेगा, इसने एकदम से काम करना जो है वो बंद कर दिया। अब उन्होंने सोचा यार फिर कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया, एक नए व्यक्ति को ढूंढा। क्योंकि ये वो स्थिति है, मैं आपको बताऊंगा जब हम बंगाल के नवाब आपको पढ़ाएंगे, कि क्लाइव भारत से वापस चला गया था कुछ समय के लिए। तो क्लाइव जैसे ही वापस गया उसी समय पर विद्रोह किया करने का सोचा था आपका मीर जाफर ने। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना। इसके बाद में जो आया था वो आया था मीर कासिम। मीर कासिम ये मीर जाफर का दामाद था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और क्या बोलेंगे, कौन है, मीर जाफर का दामाद, मीर जाफर का दामाद, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, ऑफ मीर जाफर, मीर जाफर। अच्छा, इन्होंने यही बात इससे भी की, जैसे इन्होंने मीर जाफर को बहकाया था, ऐसी इन्हीं शर्तों पर इन्होंने मीर कासिम को बिठाया। लेकिन मीर कासिम आदमी अलग है। उन्होंने मीर कासिम से भी यही प्रॉमिस किया कि भैया तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो क्या? तो उसने कहा, मीर कासिम ने, हाँ जी मैं बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ये वो समय